सिलसिला उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 29 में खुशामदीद। लेक्चर नंबर 29 शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। लेक्चर नंबर 29 शुरू करने से पहले जनाब हम लेक्चर नंबर 28 के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या जिक्र किया। लेक्चर नंबर 28 में जनाब हमने डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के नावल मुरातुल उरूस का मुतालिया किया। मुतालिया करते हुए हमने देखा कि जो हमारा किरदार था एक अज़मत अज़मत के नाम से, वो एक तरह से इंतहाई करप्ट और घर में फसाद पैदा करने वाला किरदार था, जिसको मौलवी साहब ने घर से निकाल दिया। और उसके बाद हमें सीख जो मिली उससे हमें सीख ये मिली कि हमें कहीं भी पर भी काम करते हुए लालच नहीं करना चाहिए। दूसरी जो सीख हमें मिली वो ये है कि बेटी की तालीम और तरबियत पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। तो जनाब लेक्चर नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 29 में जनाब हम डिप्टी नज़ीर अहमद की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करेंगे, उनके असलूबियाती फ़न पर बात करेंगे, उसके साथ साथ उनके दिगर जो नावल्स हैं उनका ज़िक्र करेंगे और नावल में क्या उन्होंने किन मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 29 में जनाब नज़ीर अहमद डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सादत अली था। ज़िला रिहड़ की तहसील नगीना में 1832 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जनाब उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से ही हासिल की, जिसमें फ़ारसी की तालीम भी शामिल थी। उसके अलावा जनाब मौलवी नसरुल्लाह साहब से अरबी फ़लसफ़ा और मंतक़ का इल्म हासिल किया। करते कराते जनाब दहलवी कॉलेज में दाखिल हो गए। दहलवी कॉलेज में दाखिल होने के बाद अंग्रेज़ी की तरफ उनका थोड़ा सा रुझान हुआ, लेकिन वालिद साहब के पसंद ना आने पर उन्होंने अंग्रेज़ी को तर्क किया और जनाब मौलवी ज़काउल्लाह की ज़ेर सरपरस्ती में उन्होंने अरबी, फ़ारसी और रियाज़ी में काफ़ी काम किया। तालीम से फ़ारिग होने के बाद ज़िला गुजरात में 17 रुपये माहवार में एक मुलाजमत इख्तियार की। उसके अलावा जनाब 1857 की जंग में जनाब एक महम की जान बचाई और इनाम पाया। इसके अलावा इलाहाबाद में डिप्टी इंस्पेक्टर तैनात हुए। 1863 में कलेक्टर हुए। 1877 में हैदराबाद के नवाब सालार जंग ने नाजिम बंदोबस्त मुकर्रर किए। उसके बाद जनाब फालिज का हमला हुआ, जो कि 1912 में खालिक हकीकी से मिलवाने का सबब बन सका। उसके बाद है जनाब नज़ीर अहमद ख़ान का शुमार तहरीक अलीगढ़ के अरकान खमसा 5 को कहते हैं में होता है। उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान, हाली आज़ाद और शिबली के हमरा मुसलमानान हिंद की इस्लाह के लिए काम किया। तो हाली के साथ काम किया उन्होंने। अलीगढ़ तहरीक में उन्होंने बड़ा एक 5वां जो नाम था वो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का ही था। चूँकि उन्होंने इस्लाह पर बड़ा काम किया तो अभी इस्लाह के हवाले से उनके कुछ नावल्स, जिनमें मुरातुल उरूस जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, बिनातुल नश, इब्नुल वक्त और तौबतुन नसूह, और उसके अलावा दीगर जो नावल्स हैं उनमें इस्लाह का रंग गालिब नज़र आता है। मतलब ये जो नावल थे वो इस्लाह के हवाले से थे। आगे चलकर उनकी नावल निगारी की अगर मैं की खसूसियात का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो उसमें सादगी और सलासत, जुज़ियात से भरपूर मंजर निगारी, तवील मकालमात, किरदार निगारी, मकसदियत, मुहावरा बंदी, अरबी ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल, उसके अलावा मुहावरात का इस्तेमाल उनकी नावल निगारी की अहम खसूसियात में शामिल है। इन नावल्स के अलावा कुरान पाक का तर्जुमा भी किया, ताज़ीरात हिंद का तर्जुमा भी किया। उसके अलावा फसाना मुब्तला जो कि 1885 में उन्होंने लिखा, और इसका जो मतन था वो ज़ायद शादियों के नुकसानात था। अच्छा, फसाना मुब्तला से पहले जो इनके जो नावल्स थे, जैसे जिनमें मुरातुल उरूस, इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह है, इनमें जनाब कुछ ना कुछ खामी होती थी। वो खामियाँ ये थी, इनके मुकालमात तवील होते थे, हकीकत पसंदी होती थी, हकीकत पसंदी नहीं होती थी। उसके अलावा प्लाट इनके इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते थे। लेकिन ये जो इनका फसाना मुब्तला है, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो नावल की सिफ्त में जो आया है ना, उसके तमाम के तमाम उसलूब को पूरा करता है, उसके तमाम के तमाम खूबियों पर पूरा उतरता है ये। उसके बाद जो उनका नावल था इब्नुल वक्त, वो नावल के फ़न पर पूरा उतरता है। और जनाब है अंग्रेज़ों, और इसका जो मतन था वो अंग्रेज़ों की तकलीद करने वाले शख्स को बयान करता है। मतलब ये जो नावल है इब्नुल वक्त, इसमें एक जो किरदार है वो ऐसा है कि वो अंग्रेज़ों के तकलीद करने वाला शख्स है। और उसके अलावा जो है उसके बाद इन्होंने नावल अब अयामी 1891 में लिखा, जिसमें बेवा औरतों के कसम पुरसी के हालात हैं। एक और नावल
رویائے صادقہ میں انہوں نے جدید تعلیم پر بات کی۔ یہ ان کے کچھ ناولز تھے، ان ناول کا جو متن تھا اور ناول کس زمن میں لکھے گئے یہ ان کا ذکر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جناب ڈپٹی نذیر احمد کے ناول نگاری کی کچھ خصوصیات۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول نگاری کی جو امتیازی خصوصیت ہے وہ جناب مقصدیت ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تحریک علی گڑھ کے ارکان خمسہ میں سے ہے۔ تحریک علی گڑھ کے باقی کے تمام رکن بھی ان کا بھی جو اسلوب تھا وہ مقصدیت پر مبنی تھا، تو ان کا بھی یہی ہے مقصدیت۔ مقصدیت کیا تھا ان کا؟ مسلمانوں میں سیاسی اور مذہبی اور سماجی شعور بیدار کرنا۔ دوسری اگر ان کی میں اسلوبیاتی صفت بیان کروں تو وہ ہے حقیقت پسندی۔ یہ حقیقت پسندی پر بات کرتے تھے، ان کا جو کردار ہوتا تھا وہ حقیقت سے کے بالکل قریب ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا ہے جو کردار تھے وہ حقیقت کے انتہائی قریب ہیں۔ اچھا، ان کے اسلوبیاتی جو تیسری صفت ہے وہ ہے جناب عوامی زبان ہے۔ عوامی زبان کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی سہل انداز میں یہ گفتگو کرتے تھے یا ناول نگاری کرتے تھے، اور ایسی زبان کا استعمال کرتے تھے کہ آسانی سے سمجھ آ جائے، عام لوگ بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں، آسانی سے سمجھ جائیں۔ اس کے بعد جناب ان کا جو اگلا وصف ہے وہ خطابی انداز ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد اپنے ناول نگاری میں اکثر خطابی انداز کو اپناتے ہیں اور وہ بات کرتے ہوئے اس طرح کا لہجہ اپناتے ہیں کہ جیسے خطاب کر رہے ہوں، ایسا انداز اپناتے تھے کہ جیسے درس و تدریس کا کام جاری ہو، اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو یہ بات درست بھی ہے۔ اچھا، ان کا اگلا جو وصف ہے اس کے علاوہ ان تمام وصفوں کے علاوہ محاورہ سازی، وہ اپنے ناول نگاری میں جو ہے محاورات کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عربی الفاظات کا استعمال بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ملتا ہے، اور ظرافت، یہ ان کے ناول نگاری کی کچھ اسلوبیاتی صفت ہے۔ تو یہ تھا جناب لیکچر نمبر 29۔ لیکچر نمبر 29 میں جناب جو سوال بن سکتے ہیں وہ ہے: نمبر 1، نذیر احمد کے مختلف ناولز کا ذکر کریں۔ نمبر 2، نذیر احمد کے ناول نگاری کی اسلوبیاتی خصوصیات بیان کریں۔ تو یہ تھا جناب لیکچر 29۔ لیکچر 29 میں جناب ہمارا لیکچر ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور جناب لیکچر نمبر 30 جب تک نہیں آتا تب تک اللہ حافظ۔